इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये आपकी इधर, ये मैं इधर चार्ट बना दे रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज है, ये सब्सटेंसेस है। ठीक है, ये चार्ट देख लो, ये आपकी इधर आ जाती है प्रॉपर्टीज, और इधर आ जाते हैं आपके ये सब्सटेंसेस। ठीक, इसमें इधर आ जाता है आपका डाया, पैरा और फेरो। डाया, पैरा और फेरो। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं, देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देखो, डाया की क्या होती है, नेगेटिव होती है, मैंने आपको बताया था। पैरा की पॉजिटिव, फेरो की लार्ज पॉजिटिव। फेरो की कैसी होती है, लार्ज पॉजिटिव होती है। ठीक है, फेरो की इधर लार्ज पॉजिटिव इधर आ जाती है। ठीक, इतनी चीज में इधर रिफ्लेक्शन हो रहा है। फेरो की लार्ज पॉजिटिव। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी इधर होती है बच्चों ससेप्टिबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या थी इधर, ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी अगर आप देखते हो तो डाया की क्या होती है, आपकी नेगेटिव होती है, पैरा की पॉजिटिव होती है, और फेरो की भी इधर आ जाती है, पॉजिटिव होती है। पैरा और फेरो की पॉजिटिव होती है, डाया की नेगेटिव होती है ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अच्छा बताया था ना ये सब चीज, तो क्योंकि डाया अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी नेगेटिव, ससेप्टिबिलिटी भी नेगेटिव होती है। तीसरा इधर आ जाता है हमारा इसके अंदर, है ना। अगर इनकी आप तीसरी स्टेज देखते हो, तो तीसरी स्टेज में इधर आ जाता है हमारा हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व, तो ये हिस्टेरेसिस कर्व नॉट ओबे, नॉट ओबे, केवल फेरो ओबे करते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व कौन ओबे करता है, केवल फेरो ओबे करते हैं। समझ में आई बात ये, जो इनकी परमेबिलिटी होती है, हाँ, परमिएबिलिटी। तो परमेबिलिटी, डायमैग्नेटिक परमेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। परमेबिलिटी का फॉर्मूला आपका क्या होता है बच्चों, आपको पता है, 1 + ही तो होता है। 1 + इक्वल टू म्यू आर, ये वाला डेरिवेशन बताया था। तो इनकी नेगेटिव होती है, ठीक है, इनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, तो वो स्मॉल पॉजिटिव होती है। परमेबिलिटी क्या होती है, स्मॉल पॉजिटिव, बिटवीन 0 to 1, बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में होती है। आई बात समझ में, ठीक। और हाँ ससेप्टिबिलिटी, हाँ ससेप्टिबिलिटी जो इनकी होती है बच्चों, वो कैसी होती है, वो हमारी जो होती है वो -1 और 0 के बीच में होती है। -1 और 0 के बीच में होती है इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है। ठीक है, वो इधर -1 और 0 के बीच में होती है। ठीक, नेगेटिव, और एक ऐसी होती है आपकी -1 और 0 के बीच में। -1 और 0 के बीच में आपकी ये होती है ससेप्टिबिलिटी। ठीक, इनकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो 1 से ज्यादा होती है। 1 से ज्यादा, स्लाइटली मोर देन 1 होती है, स्लाइटली मोर देन 1, स्लाइटली मोर देन 1। तो इनकी पॉजिटिव होती है, इनकी लार्ज पॉजिटिव होती है, 1000 से भी ज्यादा होती है लार्ज पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव। इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बच्चों, बहुत सारे। इनकी 0 से 1 के बीच में होती है, स्मॉल पॉजिटिव बिटवीन 0 to 1। ठीक, अच्छा, ठीक है। और इसके बाद जो इनकी परमेबिलिटी जो होती है, वो क्या होती है बच्चों, हमारी जो होती है स्लाइटली मोर देन 1, इसकी बिटवीन 0 to 1, इसकी जो होती है थोड़ी ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती है। जो इनकी होती है परमेबिलिटी, वो 1 से क्या होती है, ज्यादा। और जो इसकी होती है वो हमारी 1000 से ज्यादा होती है, वो हमारी 1000 से ज्यादा होती है। आई बात समझ में, ये हमारी इधर आ जाती है पॉजिटिव, और ये लार्ज पॉजिटिव। ये कैसी आ जाती है, लार्ज पॉजिटिव। समझ में आया डिफरेंस बच्चों।
सबको आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों देखते हो तो क्यूरी लॉ जो होता है हमारा, जो हमारा इधर आ जाता है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ हमारा डाया तो ओबे नहीं करते हैं, नॉट ओबे, नॉट ओबे, डाया ओबे नहीं करते हैं। जो पैरा और फेरो होते हैं वो ओबे करते हैं हमारे। पैरा करते हैं ओबे, और जो फेरो होते हैं वो भी हमारे क्या करते हैं, ओबे। बट ये पैरा जो होते हैं वो तो ओबे करते हैं, और इनकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है पैरा की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी इधर टेम्परेचर के। टेम्परेचर के इधर आ जाती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक। मगर जो इधर होता है हमारा ओबे इन कॉम्प्लेक्स मैनर, ये ओबे तो करते हैं बट कॉम्प्लेक्स मैनर में। ओबे इन कॉम्प्लेक्स मैनर। ठीक है, ओबे इन कॉम्प्लेक्स मैनर। तो जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स मैनर में कैसे ओबे करते हैं, देखो इनकी जो इधर ससेप्टिबिलिटी होती है वो इधर 1/t - tc इधर आ जाती है। ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t - tc। tc हमारा क्यूरी टेम्परेचर आ जाता है। tc क्या होता है हमारा? क्यूरी टेम्परेचर। tc इधर आ जाता है क्यूरी टेम्परेचर। tc इधर आ जाता है क्यूरी टेम्परेचर। आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक आती है बच्चों, सबको बात समझ में? ठीक। ठीक है बच्चों, यहां तक आती है? ठीक। ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने? ठीक है, फाइन। इसी तरीके से देखो, यहाँ पर तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसी तरीके से देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा इधर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सिक्स इधर क्या आ जाता है हमारा इधर, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का भी हमारा सेम रहेगा। मैंने आपको बताया था ससेप्टिबिलिटी डाया के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर पे इफेक्ट ससेप्टिबिलिटी का ही तो बताएंगे, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है कि कोई कितनी आसानी के साथ मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसमें अगर देखते हो तो ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अगर आप इसकी देखते हो इधर तो ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t - tc। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t - tc। आई बात समझ में बच्चों? यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक। ठीक। देखो, इसके बाद इनकी फिजिकल स्टेट देखते हैं हम लोग, तो क्या क्या आ जाती है इनकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में अगर देखते हैं तो सबसे पहले इसके एग्जांपल देख लो। तीन तीन एग्जांपल सबके याद कर लो, बहुत काम आएंगे बच्चों। तीन तीन एग्जांपल आप देख लो सबके। इसके एग्जांपल हमारे क्या क्या आ जाते हैं? सबसे पहला तो इसका एग्जांपल होता है एल्युमिनियम, फिर बिस्मिथ, और फिर ये सिलिकॉन, AlBiSi। ठीक है। इसके एग्जांपल होते हैं हमारे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम।
बच्चों आवाज आ रही है मेरी सबको? आ रही है? अच्छा चलो ठीक। अरे किसी की कॉल आ गई थी एक्चुअली, अच्छा वो मैंने उठाई नहीं। देखो बच्चों सुनो, इसके हमारी जो इसकी फिजिकल स्टेट होती है वो इसकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों स्टेट में पाया जाता है। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट तीनों स्टेट में पाया जाता है। ये भी हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में होता है। एग्जाम्पल। और ये हमारा सॉलिड में होता है ओनली। ये हमारा किस में होता है? सॉलिड ओनली। ये हमारा किस में होता है? ओनली सॉलिड में होता है। ये हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये ओनली सॉलिड में होता है। तो फेरो के एग्जांपल हमारे क्या आ जाते हैं? आयरन, कोबाल्ट और निकल। क्या एग्जांपल आ जाते हैं? आयरन, कोबाल्ट और निकल। इसके एग्जांपल जो होते हैं वो कॉपर होता है। कॉपर, बिस्मिथ, एसआई याद कर लो, या लेड भी याद कर सकते हो। इसके एग्जांपल एल्युमिनियम इधर होता है, सॉरी एल्युमिनियम तो थोड़ा पैरामैग्नेटिक होता है ना। एल्युमिनियम पैरामैग्नेटिक होता है, ये तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। कॉपर हमारा डायमैग्नेटिक होता है। कॉपर में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। तो कॉपर के हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होती है, थोड़ी एक्सेप्शनल होती है। तो कॉपर हमारा डाया होता है, कॉपर, बिस्मिथ, एसआई। मैंने तीन तीन याद करा दिए हैं, कॉपर, बिस्मिथ, एसआई। इसमें याद कर लेना सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। ठीक है। 13 एटॉमिक नंबर, 20 एटॉमिक नंबर, 11। सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। और इसका तो फेरो का तो सबको पता ही है, केवल सॉलिड में होते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकल होता है इसमें। इसमें क्या होते हैं? केवल आयरन, कोबाल्ट और निकल होता है। यहाँ तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। क्या? हाँ वही चीज चल रही है, लेट हो गए। नहीं, इससे पहले थोड़ी सी चीज बताई थी, लेट हो गए तुम यार काफी। बता देते यार, मैं 8 बजे कर देता क्लास। चलो कोई नहीं, मैंने रिकॉर्ड करी हुई है वीडियो, मैं इसे यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, तो उसका शुरुआत का पार्ट देख लेना, ठीक है? देखो बच्चों सुनो, ये हमारा इधर क्या आ जाता है। इसके बाद अगर आप परमेबिलिटी देखते हो, तो परमेबिलिटी में ये चीज एक ध्यान में रखना। इसको तो मैं रबी कर दे रहा हूँ। परमेबिलिटी में भी एक चीज और इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखोगे, इसकी परमेबिलिटी वैक्यूम से कम होती है। देखो बच्चों, कल आपका 1 सितंबर से हर हालत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू कराना है, तो आज इसको हर हालत में हम लोग खत्म कर रहे हैं। ठीक है। कल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू होगा, तो आज ये हर हालत में आपका खत्म हो जाएगा। परमेबिलिटी जो इसकी होती है बच्चों, वो वैक्यूम से कम होती है। इसकी परमेबिलिटी वैक्यूम से क्या होती है? कम। इसकी परमेबिलिटी वैक्यूम से क्या होती है? ज्यादा। और इसकी परमेबिलिटी जो होती है वो वैक्यूम से बहुत ज्यादा होती है। आई बात समझ में? फेरो की परमेबिलिटी वैक्यूम से बहुत ज्यादा, पैरा की परमेबिलिटी वैक्यूम से ज्यादा, और डाया की परमेबिलिटी वैक्यूम से कम होती है। दिव्यांशु आई बात समझ में ये वाली? ठीक है। तो ये बच्चों इतनी मैंने आपको आज क्या चीज बताई। आज मैंने आपको डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज में आपको कंपेयर करना बताया। ये आपके एग्जाम में भी आता है, बहुत ध्यान से समझना बात को। बोर्ड एग्जाम में इसी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कैसे कर कर आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में? कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमने देखा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी देखा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा, क्यूरी लॉ, हिस्टेरेसिस कर्व और फिजिकल स्टेट, ये हम लोगों ने डाया, पैरा और फेरो की देखी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डाया की नेगेटिव, ससेप्टिबिलिटी डाया की नेगेटिव, पैरा फेरो की पॉजिटिव। रिलेटिव परमेबिलिटी डाया की थोड़ी ज्यादा, पैरा की 1 से ज्यादा, डाया की 0 1 के बीच में, और फेरो की बहुत ज्यादा होती है, 1000 की रेंज में। ठीक। इसके एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल होते हैं फेरो के। इसके एग्जांपल एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, और इसके कॉपर, बिस्मिथ, एसआई, डाया के एग्जांपल। उसके बाद परमेबिलिटी वैक्यूम से कम होती है डाया की, वैक्यूम से ज्यादा होती है पैरा की, वैक्यूम से बहुत ज्यादा होती है फेरो की। तो ये कंपैरिजन मैंने आपको बताई, ये सब चीजें ध्यान में रखना, ठीक है? अच्छा, इसके बाद ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि परमानेंट मैग्नेट जो बनाते हैं उनकी हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी होती है। जो टेम्पोररी मैग्नेट बनाते हैं उनकी लो रिटेंटिविटी, लो कोरेसिविटी, या हाई रिटेंटिविटी, लो कोरेसिविटी। कोरेसिविटी कम होनी चाहिए। आई बात समझ में? यहाँ तक आती है? ठीक। अच्छा बच्चों देखो, ठीक, अब हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर क्या चीज डालते हैं? ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग क्या चीज कर देते हैं बच्चों? सॉफ्ट आयरन कोर। ट्रांसफार्मर आप लोगों ने
पढ़ा होगा वैसे 10th में आईसीएसई बोर्ड के बच्चों ने, नहीं पढ़ा तो अभी आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर पड़ा होता है। उसका कारण ये होता है, एक तो सॉफ्ट आयरन कोर की परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, आपने हिस्टेसिस कर्व से पढ़ा था। दूसरा, सॉफ्ट आयरन कोर का हिस्टेसिस कर्व का जो एरिया होता है वो होता है कम, ठीक। तो बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है सॉफ्ट आयरन वो उसमें ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में होता क्या है, बार बार मैग्नेटाइजेशन होता है, बार बार डीमैग्नेटाइजेशन होता है। आगे इसकी वर्किंग पढ़ोगे, ट्रांसफार्मर में बार बार हमारा मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है, तो जिससे हमारी एनर्जी लॉस कम होती है। एनर्जी लॉस हमारी क्या होती है, कम होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं, जिससे परमेबिलिटी बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा आती है, और एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन कम हो जाता है। यहाँ तक आती है बात समझ में सबको? ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। क्यूरी लॉ। अच्छा। ठीक। देखो बता देते हैं। क्यूरी लॉ मैंने ये चीज बताई है आपको कि हमारी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, देखो, जो हमारी इधर ससेप्टिबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आई जो होता है आपका इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ससेप्टिबिलिटी। यही हमारा क्यूरी लॉ कहता है। मतलब क्यूरी लॉ में ये बताता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सब्सटेंस अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज करता रहता है। ठीक है। तो हमारा होता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, ये सेकंड इक्वेशन आ जाती है। इसके बाद आप देखते हो तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो इधर आ जाता है सी एच बाई टी। ठीक है। अच्छा, अब आप इधर देखते हो तो आई बाई एच, ये आ जाता है आपका सी बाई टी। अरे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच टी तो होगा सात्विक। आप जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली सप्लाई करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म अंदर डेवलप होगी। लोहे का टुकड़ा है, उसमें जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिज्म डेवलप होगी। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों को मिला देते हो तो ये आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं तो ये आ जाता है। एच को नीचे लेके आ गया तो आई बाई एच आ जाता है सी बाई टी के, और आई बाई एच आपका क्या आ जाता है, इधर देखते हो आपका ससेप्टिबिलिटी। ये आपका क्या आ जाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये सी बाई टी के इक्वल होता है। सी हमारा इधर आ जाता है क्यूरी टेम्परेचर। सी क्या आ जाता है हमारा, क्यूरी टेम्परेचर। अब आप देखते हो तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपका क्या आ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका टेम्परेचर के। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज करता रहता है अंदर से, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक। फेरो जो होता है वो क्यूरी लॉ को फॉलो तो करता है बट एक कॉम्प्लेक्स मैनर में फॉलो करता है। वहां पे ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के नहीं होती है, वहां पे होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टीसी के। टी टीसी एक क्यूरी टेम्परेचर होता है, हर का फिक्स होता है। जैसे निकल का क्यूरी टेम्परेचर फिक्स होगा, कोबाल्ट का क्यूरी टेम्परेचर फिक्स होगा, आयरन का क्यूरी टेम्परेचर फिक्स होगा कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद आयरन मैग्नेटिज्म लूज कर देगा, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद निकल और कोबाल्ट मैग्नेटिज्म लूज कर देंगे। ठीक है। और ये हमारा गिवन टेम्परेचर होता है, ये गिवन टेम्परेचर हाँ सडनली लूज कर देता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देता है उसी टाइम लूज कर देता है जैसे। पैरामैग्नेटिज्म में भी उसी टेम्परेचर पे हाँ लीनियरली लूज करता है, मगर इसमें ये रिलेशन होती है। ठीक। इसमें T माइनस टी सी, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज आयरन का क्यूरी टेम्परेचर है 600 डिग्री सेल्सियस, मगर आपने 400 डिग्री सेल्सियस करा है, तो 600 माइनस 400 इस तरीके से करेगा। ठीक है। ये आएगी क्वांटिटी पॉजिटिव में ही। अभी आपने 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करा, क्यूरी टेम्परेचर है 600, तो ये क्या करेगा 400 माइनस 600 इस तरीके से। या आपने 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया, क्यूरी टेम्परेचर 600 है तो 800 माइनस 600 इस तरीके से। ये टेम्परेचर के इनवर्सली वैसे ही रहता है।
आई बात समझ में? जो पैरा, ना ना वो हमारा हीटिंग टेम्परेचर है, वो हीटिंग टेम्परेचर है। ठीक है, वो हीटिंग टेम्परेचर है कि जितने पर कर रहे हो, बाद में उसका एक पर्टिकुलर क्यूरी टेम्परेचर होता है, उस क्यूरी टेम्परेचर पे पूरे तरीके से लूज कर देता है। वैसे ससेप्टिबिलिटी हीटिंग टेम्परेचर के इनवर्सली होती है। आई बात समझ में? चलो ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया? चलो ठीक, यहां तक आपका थ्योरेटिकल पार्ट था सारा। ठीक है, ट्रांसफार्मर, टेलीफोन डायग्राम्स, इन सब में हमारा सॉफ्ट आयरन यूज होता है क्योंकि परमेबिलिटी ज्यादा और एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप कम, तो बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी लॉस्ट कम होती है सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे आगे, इसके ऊपर दो तीन न्यूमेरिकल्स करते हैं। कल से हर हालत में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करा देंगे। दो तीन न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आज से हम लोग करते हैं, अभी करते हैं। देखो बच्चों, ये आपका जैसे है पहला क्वेश्चन, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसकी परमेबिलिटी, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है बच्चों, इसकी परमेबिलिटी है हमारी इतनी, इसकी ससेप्टिबिलिटी हमें इतनी दे रखी है 3 × 10⁻⁴। एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी हमारी कितनी है? 3 × 10⁻⁴। ठीक है, ये हमारी इसकी ससेप्टिबिलिटी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है जो 4 × 10⁻⁴ है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारी कितनी है? एच की वैल्यू 4 × 10⁻⁴ एम्पियर मीटर इनवर्स। इतनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर ही रखा हुआ है। तो हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और रिलेटिव परमेबिलिटी पता करनी है। हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और रिलेटिव परमेबिलिटी पता करनी है। तो देखो कैसे करके पता करेंगे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और रिलेटिव परमेबिलिटी। देखो, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच की वैल्यू दे रखी है जो एक्सटर्नल सोर्स मैग्नेटिक फील्ड की होती है, ये ससेप्टिबिलिटी दे रखी है। तो आपको बताए बच्चों कि सिंस ससेप्टिबिलिटी हमारा क्या होता है, I/H ही तो होता है। तो ससेप्टिबिलिटी अगर आप देखोगे तो ये 3 × 10⁻⁻⁴ I, और H की वैल्यू इधर क्या आ जाएगा 4 × 10⁻⁴। तो I इससे देखोगे तो क्या आ जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴ इंटू 4 × 10⁻⁴। इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी आ जाएगी 12 एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गई। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + xm। तो रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा 1 + xm कितना आ जाएगा 3 × 10⁻⁴। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1 + ये कितना होगा 0.0003, यही तो होगा आपका। ठीक है, 1.3 × 10⁻⁴ को ऐसे तो लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.0003। रिलेटिव परमेबिलिटी इसी ऑर्डर में आती है आपकी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? ठीक है, अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आया। तो इसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो एक बार को कर लेते हैं। देखो, देखो बच्चों, अर्थ मैग्नेटिज्म में
ये चीजें ध्यान में रख लो कुछ। इसका सबसे पहले तो ऐसा करो, हाँ, इसका सब लोग इधर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने? ठीक। अर्थ, देखो बच्चों, अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले तो मैंने आपको ये चीज बताई थी, अर्थ मैग्नेटिज्म में मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि हमारा ये होता है, ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, ठीक है। ये हमारा इधर आ जाता है हॉरिजॉन्टल के साथ नेट मैग्नेटिक फील्ड जितने एंगल पर होती है उसे एंगल ऑफ डिप कहते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जितने एंगल पर होती है उसे हम लोग एंगल ऑफ डिप कहते हैं। और ये हमारा इधर आ जाता है वर्टिकल आ जाता है, ये क्या आ जाता है हमारा वर्टिकल, और ये क्या आ जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब आप इधर देखते हो तो बी एच को आप ये कह सकते हो ना, बी कॉस डेल्टा कह सकते हो, ठीक। और बीवी, बीवी को क्या कह सकते हो, बी साइन डेल्टा कह सकते हो, राइट। बी साइन डेल्टा कह सकते हो बीवी को, यस यस। देखो, ये हमारा बी एच को क्या कह सकते हो, बी कॉस डेल्टा, कि मतलब एक कोसाइन ऑफ द, क्योंकि जहां पे एंगल बनता है वहां पे कोसाइन आ जाता है, जहां पे एंगल कंसिडर नहीं होता वहां पे साइन आ जाता है। कोई भी तिरछी चीज जो होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्प्लिट कर जाती है, ठीक है। तो जहां पे एंगल बनता है वहां कोसाइन, जहां पे एंगल नहीं बनता वहां पे साइन आ जाता है। तो ये आ जाएगा बी एच बी कॉस डेल्टा, बी भी आ जाएगा बी साइन डेल्टा, ठीक। अब आप देखते हो बच्चों, तो एट इक्वेटर, ये ध्यान में रखना, वन वन मार्क्स में आ जाते हैं ये क्वेश्चन। तो एट इक्वेटर वन वन मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। इक्वेटर पर आप देखते हो तो इक्वेटर पर बच्चों आपका डेल्टा क्या आ जाता है, 0 डिग्री का आ जाता है। और इक्वेटर मतलब हॉरिजॉन्टल, इक्वेटर मतलब हॉरिजॉन्टल, वहां पे डेल्टा 0 डिग्री का आ जाता है। सो आपका जो इधर बी एच होता है वो बी के इक्वल आ जाएगा, है ना। डेल्टा 0 कॉस डेल्टा 1 के इक्वल आ जाएगा। और बीवी कितना आ जाएगा आपका, अगर आप देखोगे तो बी साइन 0, तो बीवी आपका क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। ध्यान रखना, इक्वेटर पर वर्टिकल कंपोनेंट 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों। और पोल्स पर देखोगे, एट पोल्स पे अगर आप देखते हो तो एट पोल्स पे देखोगे अगर, तो पोल्स में देखो, एट पोल्स पे अगर आप देखते हो तो आपका ये 90 डिग्री का होता है, डेल्टा क्या होता है आपका 90 डिग्री का, एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री का होता है आपका। तो आपका जो आपका बी एच होता है वो क्या आ जाता है, बी कॉस 90, ठीक है। बी कॉस 90 हो जाता है, और तो बी एच आपका इधर क्या आ जाएगा बच्चों, ये 0। और बीवी क्या होता है आपका, बी साइन 90, बीवी इधर बी साइन 90 हो जाता है, और बीवी क्या आ जाता है आपका, बी के इक्वल आ जाता है, ठीक है। समझ में आई बच्चों बात ये? देखो ध्यान रखना, एक पोल्स पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, वर्टिकल कंपोनेंट ही नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। यहां तक आती है बात समझ में? ठीक। अब जैसे बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर, ये दिव्यांशु तुम्हें आ रहा है समझ में? गुड। देखो बच्चों, अब जैसे हमारा इधर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहा है हम्म, कि हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल एट अ प्लेस, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप, what is the value of angle of dip if vertical and horizontal component are equal at a place? Very good। आप देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमारे इक्वल हैं, हमें बताना है एंगल ऑफ डिप।
हमें ये गिवन है इसके अंदर कि सिंस बीवी और बीएच दोनों क्या है, इक्वल, हमें एंगल ऑफ डिप पता करना है। तो एंगल ऑफ डिप कैसे पता करेंगे, आप जानते हो बच्चों कि tan डेल्टा आपका क्या होता है, बीवी अपॉन बीएच के इक्वल होता है। tan डेल्टा आपका यही तो होता है। देखो, जो tan डेल्टा होता है बच्चों आपका, वो आपका क्या होता है, बीवी अपॉन बीएच के इक्वल। देखो, tan डेल्टा अगर आप देखते हो तो वो क्या होता है, बीवी अपॉन बीएच के इक्वल होता है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल। वर्टिकल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल कंसीडर नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल कंसीडर। अरे यहाँ पर देखोगे पढ़ा है ना, क्योंकि बीवी और बीएच जो है वो बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। वेक्टर्स में पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बी तिरछी है तो बीएच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, बीवी वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो tan डेल्टा ये हो जाएगा बीवी और बीएच इक्वल, तो आप कह सकते हो tan डेल्टा बीवी अपॉन बीवी, और ये आ जाएगा आपका कितना, 1। तो डेल्टा क्या आ जाएगा बच्चों आपका, tan इनवर्स 1, और डेल्टा क्या आ जाएगा आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये ध्यान में रखना, कभी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल तो वहां पर एंगल ऑफ डिप क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अच्छा बच्चों, सबको वो पीडीएफ नोट्स मिल गए थे ना जो मैंने ग्रुप में सेंड करे थे? ठीक, बहुत बढ़िया नोट्स हैं। अगर आप इसका, हाँ, अगर अगर बच्चों इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हो तो आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया नोट्स हैं ये। एक होते हैं बढ़िया, एक जरूरत से ज्यादा अच्छे नोट्स हैं ये। पूरे न्यूमेरिकल्स है, जो भी मैंने यहाँ पर करवाए हैं, एक एक चीज समझाई गई है। लैंग्वेज कंसिडरेबल है, जितनी जरूरत है उतनी लैंग्वेज है, और न्यूमेरिकल्स पोर्शन पूरा अच्छे से कवर है इन सबके अंदर। तो इनका प्रिंट आउट निकाल लेना, आपका काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया नोट्स हैं। और YouTube में आपका एक चैनल बनाया है, इसको और लोगों के साथ शेयर मत करना, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको कुछ काम होता नहीं है, वो फालतू के इसमें नीचे कमेंट्स कर देते हैं उल्टे सीधे। इसलिए केवल ये आपके लिए है, आप इसमें डेली यहाँ की वीडियोस देखो, आपका अच्छे से रिवीजन होता रहेगा, है ना सात्विक? ये सही कही ना? ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिकॉर्डेड वीडियो डेली उसमें यूट्यूब में देखो, बनता रहेगा। हाँ, गूगल, नहीं गूगल, हाँ पहले मैं गूगल ड्राइव पे करता था, तो मुझे किसी ने कहा कि सर गूगल ड्राइव पे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, तो आप यूट्यूब में कर दिया करिए, यूट्यूब ज्यादा कंफर्टेबल है। तो यूट्यूब में इसलिए कर देते हैं हम, ठीक है? यूट्यूब ज्यादा कंफर्टेबल है इसलिए। पहले गूगल ड्राइव पे मैं करता था, अब मैं यूट्यूब में कर दिया करूंगा, ठीक है? चलो अच्छा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो √3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट के है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट √3 टाइम्स है वर्टिकल कंपोनेंट के। तो आपको एंगल ऑफ डिप पता करना है। आपको क्या पता करना है, एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप देखो कैसे करके पता करेंगे, इसके अंदर भी tan डेल्टा क्या आ जाता है, बीवी बाई बी एच। ये वाला फॉर्मूला सबको पता है ना? हाँ, तो tan डेल्टा अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, tan डेल्टा बीवी, बी एच की जगह मैंने इधर पुट कर दिया बीवी √3, वही √3 बीवी। तो बीवी से बीवी 1/√3। तो इसको डेल्टा इक्वल टू आप कह सकते हो tan इनवर्स 1/√3। तो ये क्या आ जाएगा दिव्यांशु, 30 डिग्री। ठीक है, ये बात पता है ना सबको, 1/√3, है ना दिव्यांशु, रवलीन? ठीक है, तो बच्चों आप लोग ऐसा करो, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से। यस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हम लोगों को गिवन है 0.22 टेस्ला। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 0.22 टेस्ला,
और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है हमारा 0.38 टेस्ला। वर्टिकल कंपोनेंट है 0.38 टेस्ला। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना दे रखा है। हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर पता करनी है कितनी आ जाएगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करनी है कितनी आ जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बच्चों वो क्या आ जाती है आपकी, अंडर रूट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। अंडर रूट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इधर होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, 0.22 का स्क्वायर और प्लस 0.38 का स्क्वायर, ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पूरे को इधर आप सॉल्व करते हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या आ जाएगी, 0.44 टेस्ला। नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी बच्चों, 0.44 टेस्ला। आई बात समझ में? ये तो मैंने आपको बताया था ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के स्क्वायर्स के समीशन का अंडर रूट। अरे क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड अगेन ऐसे होती है ना आपकी, नेट मैग्नेटिक फील्ड तिरछी है जो हॉरिजॉन्टल के साथ डेल्टा एंगल बना रही है। ठीक है, इधर हमारा ये बी एच है और इधर हमारा ये बी वी है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, तिरछी होती है हमारी। तो हॉरिजॉन्टल के साथ इतना एंगल, वर्टिकल के साथ इतना एंगल बनाती है। तो अब आप देखोगे अगर, तो यही तो हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, हाँ यहाँ तक आती है ना सबको बात समझ में बच्चों? दिव्यांशु, दिव्यांशु, दिव्यांशु बाहर हो गए। अच्छा चलो देखो, अगर इसी क्वेश्चन में बच्चों को डेल्टा पूछ लेता है, एंगल ऑफ डिप, तो आप कैसे करके पता करते हैं? तो आप पता कैसे करते हैं, टेन डेल्टा क्या हो जाता है आपका, बीवी अपॉन बी एच। तो आपका इधर बीवी और बी, यस यस, तो टेन डेल्टा आपका इधर क्या आ जाता है, बीवी की जगह क्या आ जाता है, 0.38, और बी एच की जगह क्या आ जाता है आपका, 0.22। तो डेल्टा इधर आ जाता है आपका टेन इनवर्स 0.38 अपॉन 0.22। बस ऐसे इसको छोड़ दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? इस, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से बच्चों अब दो तीन क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे करते हैं इसी के ऊपर, क्वालिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन है वो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो जो ट्रू वैल्यू ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले मैं इसको रीड कर रहा हूँ उसके बाद इसको समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में कहा है, रीड, ट्रू वैल्यू ऑफ डिप एट अ प्लेस इज 45 डिग्री if the plane of the dip circle is rotated through 60 degree from magnetic meridian, what will be the apparent value of dip? देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कहा है कि ट्रू वैल्यू ऑफ डिप 45 डिग्री है। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है, जो वास्तविक है, जो वास्तविक एंगल ऑफ डिप है मेरे बच्चों वो कितना है आपका, 45 डिग्री। अरे वो कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, जो वास्तविक एंगल ऑफ डिप है आपका वो आपका कितना है बच्चों, 45 डिग्री है। जो वास्तविक एंगल ऑफ डिप है वो 45 डिग्री है। अब आपने जो डिप बन रहा था उसको आपने थोड़ा रोटेट कर दिया, जो जहां पे आपका एंगल ऑफ डिप बन रहा था उसको आपने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। डिप इस तरीके से बनता है ना आपका। आप क्वेश्चन को, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। आपका इस तरीके से ही तो होता है बच्चों। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन,
ठीक है। और दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। नेट मैग्नेटिक फील्ड बी होती है। नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल, वो आपका क्या आ जाता है, डेल्टा, और ये आ जाता है बीवी। आई बात समझ में? नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है उसी को तो डिप कहते हैं। तो इस डिप सर्कल को हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया। इसकी जरूरत नहीं है तो ऐसे ही बता दिया। इसको हमने रोटेट कर दिया, कितने पे रोटेट कर दिया इसको? इसको रोटेट कर दिया हमने बच्चों 60 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन अभी मैंने इसको ये मान लिया है, देखो मैग्नेटिक मेरिडियन मैंने ये मान लिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ ही तो होती है, क्योंकि ज्योग्राफिकल साउथ पर मैग्नेट का नॉर्थ होता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल साउथ पर मैग्नेटिक का नॉर्थ, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पर मैग्नेट का साउथ। तो क्या डायरेक्शन होती है? ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ये आपकी आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है बच्चों? ठीक। अब आप देखोगे इसके अंदर, तो ये कहा है 60 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन हमने रोटेट कर दिया। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इससे 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया। कितने डिग्री पे रोटेट कर दिया? इससे 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे इससे रोटेट कर दिया। ये आपका पहले बी एच था, अब आपका इधर ये आ जाएगा बी एच डैश। आपका इधर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका बी एच डैश। ठीक है, ये आपका इधर बी एच डैश आ जाएगा। पहले ये था। बीवी हमारा चेंज नहीं होता है। जब भी हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर रोटेट करते हैं तो ध्यान रखना वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं करता है। ठीक है बच्चों? अरे कभी भी आप जब मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर रोटेट कर रहे हो, 3 डायमेंशनल है, तो हमारा केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज करता है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं करता है। वर्टिकल कंपोनेंट वही का वही रहेगा, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा चेंज हो गया है। पहले 45 डिग्री बन रहा था, अब 60 डिग्री बन रहा है। आई बात समझ में? अरे बच्चों, पहले हमारा 45 डिग्री बन रहा था, अब 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, मगर ये वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होता था। अरे इसको घुमा दिया ना, पहले 45 था, अब 60 डिग्री बन रहा है, मगर बीवी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखोगे, पहले आप देखते थे तो टेन डेल्टा आपका क्या था? बीवी बाई बी एच था, टेन डेल्टा। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखोगे तो इधर आपका क्या आ जाएगा? टेन डेल्टा डैश। ये आपका कितना आ जाएगा? बीवी बाई बी एच डैश आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। हमें इसमें पता क्या करना है? ये मैंने नहीं लिखा है, इसमें पता क्या करना है? हमें पता करना है अपेरेंट वैल्यू ऑफ डिप क्या आ जाएगा। अपेरेंट वैल्यू ऑफ डिप का मतलब अब हमारी डिप की वैल्यू क्या होगी। इसको रोटेट कर दिया तो अब हमारी डिप की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, ये हम लोगों को इधर पता करना है। ठीक है, 60 डिग्री मैग्नेटिक मेरिडियन से इसे रोटेट करा है हमने। मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, 60 डिग्री उसे मैग्नेटिक मेरिडियन से रोटेट कर दिया है। ठीक, तो देखो इसको हम लोग कैसे करके पता करेंगे। देखो बच्चों, अब हमारे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, अब देखते हो अगर आप, तो दोनों का रेशो ले लो, जैसे भी कर लो, बहुत तरीके हैं, इसको मैथ्स है अब तो पूरी। दोनों का रेशो ले लिया हमने, सेकंड अपॉन फर्स्ट कर दिया, सेकंड अपॉन फर्स्ट। तो आप देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा? टेन डेल्टा डैश अपॉन टेन डेल्टा, सेकंड अपॉन फर्स्ट। तो ये आपका क्या आ जाएगा? बीवी अपॉन बी एच डैश। ये आ जाएगा आपका बीवी, और इधर आ जाएगा आपका बी एच। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, बीवी से बीवी कट जाएगा आपका। टेन डेल्टा डैश आपको पता करना है। टेन डेल्टा आपका कितना था पहले? 45 डिग्री। टेन डेल्टा आपका था इधर 45 डिग्री। और ये आपका बी एच। बी एच डैश की जगह आप क्या लिख सकते हो? बी एच कॉस 60 लिख सकते हो, है ना? अरे बी एच डैश की जगह आप ये नहीं लिख सकते बी एच कॉस 60? ये चीज यहाँ पे जब जाएगी तो कॉस 60 तो हो जाएगी, वेक्टर्स में पड़ा होगा ना। क्यों बच्चों? रवलीन, ठीक है, जब ये वाली चीज बी एच डैश आपका क्या बी एच कॉस 60 लिख सकते हो ना, ये चीज जब इधर जाएगी तो ये आपका आ जाएगा टेन डेल्टा डैश। टेन 45 वन होता है, बी एच से बी एच कट जाएगा, वन अपॉन कॉस 60। कॉस 60 वन बाई टू होता है। क्या होता है? वन बाई टू। तो टेन डेल्टा डैश ये आ जाएगा टू, और आपका डेल्टा डैश क्या आ जाएगा?
tan इनवर्स 2, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 2। इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया, इसकी जरूरत है मेन। ठीक, मैंने क्या करा है, इसको मैग्नेटिक मरीडियन के साथ 60 डिग्री के एंगल पे घुमा दिया है। अब ये 3D है, ऐसे पता नहीं लगेगा, तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। ये चीज मैंने केवल ये शो करने के लिए बताई गई है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं करता, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज करता है। तो पहले वाली इक्वेशन दूसरे वाली इक्वेशन दोनों का रेशो ले लिया, इस तरीके से बना लिया, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाती है बच्चों, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाती है आपकी ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ आ जाती है। ठीक है, चलो ठीक बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। ले लिया? अरे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे एक और मैं इसी तरीके का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा डेल्टा डैश आपका। एक पहले मैं इसको रीड कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। एट 45 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन a needle in a vertical plane makes an angle 60 degree with the horizontal। ठीक है, फाइंड द एक्चुअल एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में कहा है हमसे, इस क्वेश्चन में ये सब चीजें हमारी चेंज हो गई हैं अब। नहीं, सिमिलर ही है, देखते हैं। हाँ, लेट्स सी। देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं तो इसमें कहा है हमसे कि 45 डिग्री पर हमने एट 45 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन से पहले हम 60 डिग्री पे घुमा रहे थे। मैग्नेटिक मेरिडियन हमारी क्या होती है, मैंने ये मान ली है अपनी सहूलियत के लिए, मैग्नेटिक मेरिडियन ये मानी है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेट वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की लगभग डायरेक्शन क्या होती है, ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ ही तो होती है। क्योंकि ज्योग्राफिकल साउथ पर अर्थ की इमेजिनरी मैग्नेट का नॉर्थ होता है, और अर्थ की इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे, इसलिए क्या डायरेक्शन होती है, ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ठीक है, ठीक। अब आप देखोगे तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन हमने घुमा दिया। घुमाया कहाँ से, 45 डिग्री घुमा दिया फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन से 45 डिग्री पे हमने घुमा दिया। ठीक, तो एक नीडल है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। हाँ बिल्कुल उल्टा हो गया, संजय इसने सही कहा था, सात्विक ने। 60 डिग्री के एंगल पर अब हमारा एंगल ऑफ डिप कितना आ रहा है, 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप कितना आ रहा है हमारा, 60 डिग्री, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री के एंगल पर है। नीडल वर्टिकल प्लेन में हमारा 60 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रही है। ठीक है, तो हमें एक्चुअल एंगल ऑफ डिप इस प्लेन पर पता करना है। एक्चुअल एंगल ऑफ डिप कितना आ जाएगा हमारा, एक्चुअल एंगल ऑफ डिप हमें पता करना है। जब भी कभी घुमाते हैं तो बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं करता है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज करता है। तो अगर मैं देखता हूं बच्चों tan डेल्टा डैश, ये मेरा क्या आ जाएगा, बीवी अपॉन बी एच डैश। ठीक है, बीवी अपॉन बी एच डैश, और tan डेल्टा मेरा क्या आ जाएगा, बीवी अपॉन बी एच। इज इट क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ठीक। देखो बच्चों, जब हमने घुमाया 45 डिग्री पे, तो हमारा जो है, तब हमारा एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री हो रहा है। ठीक, अब अपने दोनों का रेशो ले लो, तो मैंने सेकंड अपॉन फर्स्ट कर दिया। जब दोनों का रेशो लोगे तो इधर आ जाएगा आपका tan डेल्टा डैश अपॉन tan डेल्टा। ठीक है, tan डेल्टा अपॉन tan डेल्टा डैश, tan डेल्टा अपॉन tan डेल्टा डैश। ठीक, और ये कितना आ जाएगा आपका, बीवी अपॉन बी एच डैश। ठीक, और ये आ जाएगा बीवी बी एच डैश, और ये आ जाएगा बी एच। tan डेल्टा कितना आ जाएगा बच्चों आपका, बीवी अपॉन बी एच, tan डेल्टा डैश बीवी अपॉन बी एच डैश। ठीक, तो बीवी से बीवी कट जाएगा,
बी एच डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एच कॉस 45 डिग्री। क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी एच कॉस 45 डिग्री लिख सकते हैं ना, बी एच डैश की जगह बी एच कॉस 45 डिग्री। ये यहाँ पर रिजॉल्व होकर कॉस 45 डिग्री आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका बी एच टेन डेल्टा, और टेन डेल्टा डैश अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, टेन 60, टेन 60। ठीक है, ये आ जाएगा आपका टेन 60। बी एच से बी एच कट जाएगा आपका, कॉस 45 कितना होता है, वन अपॉन अंडर रूट टू, यही तो होता है, टेन डेल्टा, और ये आ जाएगा इधर आपका टेन 60। तो टेन 60 आपका कितना होता है, रूट थ्री। तो ये आ जाएगा रूट थ्री बाई टू आपका आ जाएगा टेन डेल्टा, तो डेल्टा कितना आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स, हाँ रूट थ्री बाई रूट टू, यस रूट थ्री बाई रूट टू, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, ठीक, ये आपका इधर एंगल ऑफ डिप इधर आ जाता है। फाइन, इस तरीके से बच्चों के क्वेश्चंस हमारे होते हैं। ठीक, अच्छा एक जरूरी चीज समझो, अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हो, जो हमारी कंपास नीडल होती है, अरे बच्चों जो कंपास नीडल होती है ना हमारी, उसके अंदर हमारा जो नीडल होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही घूम सकती है, क्योंकि वो यहाँ से फिक्स होती है ना। अरे कंपास नीडल में यहाँ से फिक्स होती है, तो नीडल केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे घूम सकती है, वो केवल एंगल नहीं पता कर सकती, वो केवल एक डायरेक्शन बता सकती है। ठीक है, मगर जो हमारे मर्नियर कंपास होते हैं, एक कंपास होते हैं मर्नियर कंपास, MERNI, हाँ वो काफी एडवांस होते हैं मर्नियर कंपास। तो उससे हमें एंगल भी पता लग जाता है, उसमें हमारा वर्टिकल प्लेन में घूमती है, तभी हमें एंगल पता लगता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ इतने एंगल पर है। ठीक है, आई बच्चों बात समझ में? तब वो ऐसे ऐसे करके घूमती है ना नीडल, तो जिससे हमें पता लग जाता है कि ऐसे कर कर आ गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ इतने एंगल पर है। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। वैसे कितना टाइम हो गया, आपकी क्लास होगी अभी? अच्छा।